और भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है, कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अन्य पार्टी खुद को अपने मन से कहा करती है जातिगत बात, धर्म संप्रदाय की बात सुनते हुए आप मिल जाएंगे कि कई ऐसे नेता जाति से अपील करते हैं कि मुझे आप समर्थन करें। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो परिवार की पार्टियां हैं, उनको अवसर जनता ने दिया था और अवसर को उन्होंने अपने परिवार के लिए भरपूर लाभ उठाया। परिवार से बाहर हो नहीं गए, बिहार को मुख्य धारा में लाने का काम नहीं किया। भाई आप 2014 से 19 तक सांसद थे, अभी मंत्री हैं, मजा किस में आ रहा है, मंत्री वाले ओहदे में या फिर वो सांसदी वाले में? राजनीतिक से मैं आता नहीं हूँ, एक गरीब किसान हलवाहा कह लीजिए, दूसरे के खेतों में हल चलाने वाले बाप का पुत्र हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी ने एक गरीब परिवार में जन्मा जनक चमार को मुझे अवसर दिया, जो सांसद भी गोपालगंज के लोगों ने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है और गिरे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वो देखिए, लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और कुछ उन्होंने कलाकृत्य ऐसा किया बिहार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने से ही उनको वंचित कर दिया। वो तो मम्मी भी बताती थी कि हाथ देख लिया करो, सरस्वती माता रहती है सुबह सुबह, ऐसा वाला होता है? ये बिल्कुल मैं करता हूँ। कर आगे वसे लक्ष्मी, कर मध्यम हाँ, सरस्वती, हाँ। कर मुल्ला, कर गोविंदा, चंद प्रभाता, कर दर्शनम, ये बिल्कुल करता हूँ। और सुबह यहाँ से प्रारंभ होता है, फिर आम आवाम बिहार के किसी किसी ज़िले से लोग आते हैं, उनके साथ मैं बैठता हूँ, पेपर भी पढ़ लेता हूँ, चाय भी पी लेता हूँ, पिला भी देता हूँ, उनकी समस्या सुन भी लेता हूँ। आपने नीतीश सरकार पे भी सवाल उठाया था कि भाई कन्वर्जन हो रहे हैं गोपालगंज में, 2021 का बात है। चंद्रशेखर आज़ाद जी पे क्या सोचते हैं? भीम आर्मी बनाए और बेबाकी से बात भी करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई वो मायावती जी की कुर्सी लेना चाहते हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ये स्पष्ट आपको बता देता हूँ कि नमस्कार, मैं हूँ पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत। नव भारत लगातार बिहार में है और बिहार में उन नेताओं से बातचीत कर रहा है जो चुनाव में मुख्य रूप पे बड़ी भागीदारी रखते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक बीजेपी से बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं। कैबिनेट की बैठक हो या पार्टी को किसी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना हो या राय लेनी हो तो माननीय जी से जरूर संपर्क करती है, क्योंकि माननीय जी गोपालगंज से 2014 से 2019 तक सांसद थे और अभी बिहार सरकार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण मंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जनक राम जी, धन्यवाद आपको। बिहार सरकार में सर आप मंत्री हैं और गोपालगंज से आप सांसद भी रह चुके हैं 2014 से 19 तक। अभी क्या कर रहे हैं आप? जो अनुसूचित जाति है बिहार में, उनके लिए क्या अभी कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए हम धन्यवाद भी देना चाहता हूँ राज्य की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति स्वयं जनक चमार कभी सोचा भी नहीं था कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में सांसद भी बनने का मुझे अवसर मिलेगा। हम कोटि कोटि बधाई और आभार प्रकट करना चाहता हूं गोपालगंज जिला वासियों को कि उन्होंने एक गरीब परिवार में जन्मा बेटा जनक चमार को जैसे लोगों ने संसद में भेजने का काम किया और आज बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का जो अवसर मिला है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यतः संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सोच थी, वह सोच को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति के वर्गों में काम करने का एक
बहुत बड़ा अवसर मिला है और ये अवसर इस रूप में है, जैसे आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि अनुसूचित जाति के बच्चे और बच्चियों को पढ़ना हो, छात्र में रहना, छात्रावास में रहना हो, ये सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। जैसे पूरे बिहार में लगभग 118 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास जिला मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय में बना करके कहीं 100 आसन का, कहीं 150 आसन का, कहीं 50 आसन का अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को रहने का व्यवस्था सरकार ने किया है। उसी तर्ज पर अनुसूचित जाति जनजाति बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास भी बना करके और वहाँ छात्रों और छात्रा को रख करके निःशुल्क पढ़ाई कराई जा रही है। हजारों अनुसूचित जाति की और जनजाति के छात्र छात्रा को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये तो फिर मुझे लगता है कि आपसे जब मैं मिलने आया था तो लोग आ रहे थे समस्याएं लेकर के, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति हो उसी को मंत्री बनाए हैं, इस वजह से वो बेहतर चीज़ें समझ पा रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि एक जाति की जो राजनीति है वो देखा जाए तो पूरे देश ओवरऑल कंट्री में हो रही है। अब चुनाव है बिहार में सर, बिहार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, जो जाति वाली राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, इस पर बीजेपी क्या काम कर रही है? देखिए, जाति मुद्दा एक अलग है, पार्टी का मुद्दा अलग है। जैसे आपने नाम लिया भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, तमाम पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है, कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अन्य पार्टी खुद को अपने मन से कहा करती है जातिगत बात, धर्म संप्रदाय की बात। सुनते हुए आप मिल जाएंगे कि कई ऐसे नेता जाति से अपील करते हैं कि मुझे आप समर्थन करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी किसी जाति से ये अपील नहीं करते। आप सुने जाएंगे कि किसी जाति अमुक से अपील। पहले यह देश है, प्रदेश है, हम प्रदेश और देश के तमाम जनता सर्व समाज के लोगों से राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करने वाली एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब उस श्रेणी में राज्य की 14 करोड़ जनता है, विकास के हम बात करते हैं। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो परिवार की पार्टियां हैं, उनको अवसर जनता ने दिया था और अवसर को उन्होंने अपने परिवार के लिए भरपूर लाभ उठाया। परिवार से बाहर हो नहीं गए, बिहार को मुख्य धारा में लाने का काम नहीं किया। तो सरकार जनता की बदौलत आती है, जनता के बदौलत जाती भी है। तो वह सरकार को जनता ने बदल दिया और एनडीए की सुशासन की सरकार नेता नीतीश कुमार जी के हाथों में दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। आज एनडीए की सरकार में बिहार के समस्त लोगों को विकास के कार्यों को पसंद लोग कर रहा है। जब जब चुनाव होता है बिहार में तो बिहार की जनता एनडीए को पसंद करती है, सुशासन को पसंद करती है, विकास को पसंद करती है। तो मुझे लगता है कि यह जाति से ऊपर उठ करके विकास लोगों को ज़्यादा भा रहा है। ठीक है, सवाल पर्सनली आपसे है कि भाई आप 2014 से 19 तक सांसद थे, अभी मंत्री हैं, मज़ा किस में आ रहा है, मंत्री वाले ओहदे में या फिर वो सांसदी वाले में? देखिए, मैं तो एक सामाजिक पृष्ठभूमि राजनीतिक से मैं आता नहीं हूँ। एक गरीब किसान, हलवाहा कह लीजिए, दूसरे के खेतों में हल चलाने वाले बाप का पुत्र हूँ। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा भी राजनीति में यह मुकाम पाएगा। मैं भी जब छात्र जीवन में देखा, अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि राजनीति ही एक ऐसी कुंजी है जो बिगड़ी हुई हालात को, बिगड़ी हुई व्यवस्था को राजनीति से ही सुधारा जा सकता है। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने व्यवस्था को बदलने के लिए संविधान दिया था।
जो खड़ी व्यवस्था थी, वो पड़ी व्यवस्था की उन्होंने कल्पना किया था। समरस समाज की कल्पना किया था। सत्य, न्याय, प्रेम, बंधुत्व के आधार पे संविधान दिया था। तो मुझे भी राजनीति में कदम रखने का अवसर आया और मैं एक नाम लेना चाहता हूँ कि आज वो दुनिया में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद से इन सोए हुए लोगों के बीच में गरीबों, दलितों, पीड़ितों की आवाज़ बनने के लिए माननीय कांशीराम साहब जी, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, मिशन चलाया। उस मिशन से मुझे जुड़ने का अवसर मिला। अब वह जब हमने जुड़ा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर काम करने का अवसर मिला। ये जब अवसर आया तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी ने एक गरीब परिवार में जन्मा जनक चमार को मुझे अवसर दिया, जो सांसद भी गोपालगंज के लोगों ने बनाया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं किसी विधान सभा से जीत करके नहीं आया, लेकिन एक अनुसूचित जाति चमार जाति में जन्मा व्यक्ति को महामहिम राज्यपाल कोटे से भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बना करके और दो बार राज्य मंत्री परिषद का सदस्य बना करके देश के और राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, कमज़ोर वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा सेवा करने का एक अवसर दिया। मैं बार बार नमन बंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के और देश के सभी सम्मानित नेतागण को। मंत्री जी, एक फोटो हमारे पास है आपकी, ये धोती कुर्ता पहने हुए हैं आप और सदरी भी है। जज तो रही है, लेकिन सवर्ण लोग क्या सोचते होंगे ऐसे धोती कुर्ता पहनने के बाद? मतलब वो तो भावना तो होती होगी कि ये नीचे जात के और धोती कुर्ता पहन रहे हैं। देखिए, बड़ी मार्मिक आपने बात पूछा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता भी अपने शब्दों में देशवासियों को बयां किया है, करके दिखाया भी है कि जब मुगलों की शासन हुआ करता था, अंग्रेजों की शासन हुआ करता था, जातीय चरम पे थी, छुआछूत चरम पे था, देश में संविधान कोई कानून नहीं था। उस जमाने में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्रों में लोहा मनवाया, तो फिर ये जातीय कहीं बंधन आड़े नहीं आती है। उसी को बाबा साहब अंबेडकर जिस शब्दों को समाज को बताने का काम किया, शिक्षा को उन्होंने हथियार बनाया और पहला मंत्र दिया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, शिक्षित बनो। तो जब समाज शिक्षित होने लगता है, जिसके घरों में, जिस समाज में, जिस बंधु के शिक्षा से वो लैस हो जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं बद्धता ना होती है। उसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है और गिरे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। वो चरितार्थ होता है। जाति न बड़ी होती है, न जाति छोटी होती है। कर्म इंसान को बड़ा बनाता है, कर्म इंसान को छोटा बनाता है। कर्म प्रधान देश है, जो देश के तमाम महापुरुषों ने इसको अपने कार्यों से दुनिया को बताया है। तो उस श्रेणी में हम लोग चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी हों या पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बिहार में भी कई हमारे ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं जो झोपड़ी के लाल स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी, अभी वर्तमान जो भारत सरकार के मंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जो झोपड़ी से निकल करके और ये पदों को सुशोभित लोग किया है। तो जाति बंधन कहीं नहीं है। वो समान समाज के लोग हो, ओबीसी समाज के लोग हो, ईबीसी समाज के लोग हो, माइनॉरिटी समाज के लोग हो, शेड्यूल्ड समाज के लोग हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। आज तो देश देख रहा है कि भारत के सर्वोच्च जो कुर्सियां होती है, जो प्रधानमंत्री जी पिछड़ा समाज के बेटा है, राष्ट्रपति जी महामहिम आदिवासी समाज की बेटी है, सुप्रीम कोर्ट के जज अनुसूचित जाति समाज के बेटे हैं, लोकसभा के स्पीकर पिछड़ा समाज के बेटे हैं, गृह मंत्री पिछड़े समाज के बेटा हैं, उपराष्ट्रपति किसान
समाज के बेटे थे। तो मुझे लगता है कि देश में जाति कहीं आड़े नहीं आती है, कर्म इंसान करता है, कर्म के हिसाब से जनता भी आपको स्वीकार करती है। तो कहीं अगड़ा पिछड़ा ये काम तो पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, अगड़ा पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड करके 15 साल लोगों ने शासन किया, जनता को कुछ दिया नहीं, धोखा ही धोखा मिला, तभी तो जनता ऊब करके और एनडीए के शरण में आई और एनडीए जनता हित में काम कर। बिल्कुल। मंत्री जी, आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कई बार नाम लिया, मुझे वो बार बार सवाल पिंच कर रहा था दिमाग में कि मुझे याद है कि लालू जी का जन्मदिन था और उन्हें कोई बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर गिफ्ट किया। उसके बाद वो तस्वीर टेबल था, चेयर थी, पैर भी रखे थे उस पर और उसी टेबल पे रख दिए थे तस्वीर। तो कई लोगों ने बोला कि अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। वास्तव में अपमानजनक चीज़ें थीं। हमारे जो आदरणीय होते हैं, हमारे जो हमें जो एक दिशा देते हैं, उनको इस तरीके से अपमान करना ये तो अनुचित चीज़ें हैं। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और कुछ उन्होंने कलाकृत ऐसा किया बिहार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने से ही उनको वंचित कर दिया। उनके स्वभाव में है, गरीब की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, वोट के लिए करेंगे, सत्ता में रह करके बताएंगे क्या कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहीं उनके नेतृत्व में किसी चौराहे का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर नामकरण उन्होंने किया हो। खुद जीते जी लालू जी चौराहा बन, राबड़ी जी चौराहा बना है, मरछिया जी चौराहा बना है। तो ये जी जितने हैं अपने परिवार के लिए जी हैं, बाबा साहब अंबेडकर के लिए नहीं। आपने अच्छी बात कहा, इन्होंने देखा है बिहार शर्मसार कि बाबा साहब अंबेडकर जी को जो दुनिया मानती है, वैसे महापुरुषों को, भारत रत्न सम्मान पाने वाले संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को अपने कदमों में रखवाया। तो पहले तो इन्होंने गरीबों को, दलितों को, अनुसूचित जाति वर्गों को अपमान करते रहे, सत्ता में बैठ करके पैरों से रौंदते रहे, लेकिन इनकी मन उससे भी नहीं भरा। तो इन्होंने सोच लिया कि इनके मसीहा जो बाबा साहब अंबेडकर, इनके आइडियोलॉजी पे बिहार के और देश के गरीब चलता है, दलित चलता है, इन्हीं को क्यों ना अपमान कर दें। अभी अभी आपको मैं बताऊं, उन्हीं के पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी अभी अभी लखीसराय में श्री पप्पू जी के नाम से जो जाने जाते हैं, श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी का काफिला चल रहा था। उस काफिले के दरमियान वहाँ के लखीसराय के आम आवाम लोगों ने आदमकद मूर्ति का अनावरण कराने के हेतु उनको निमंत्रण दिया था, स्वीकार भी कर लिए थे, लेकिन उसी रास्ते से इनकी काफिला गुजर गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदमकद मूर्ति को इन्होंने देखा तक नहीं। वहाँ के हजारों जनता काफ़ी आक्रोशित हुआ कि इतने अन्याय, इतने अत्याचार ये गरीब लोगों से तो करते रहे, आज बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ संविधान की पुस्तक लेकर के घूमते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए रास्ते पर ये चलते नहीं है। दूसरा उदाहरण आपको मैं बताऊं, परसों अभी बिहार के गोपालगंज जिले से उनकी काफिला गुजर रहा था। गृह जिला है श्री तेजस्वी यादव जी का, और जब गोपालगंज में इनकी काफिला जब प्रवेश की है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदमकद मूर्ति है, इनकी काफिला वहाँ न रुकती है। आगे बढ़ते हैं तो शहीद भगत सिंह की थाने चौक पर उनकी आदमकद मूर्ति है, काफिला वहाँ भी नहीं रुकती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रथम राष्ट्रपति और सारण कमिश्नरी के लाल श्री राजेंद्र बाबू के भी आदमकद मूर्ति थी, वहाँ भी इनकी काफिला नहीं रुकती है। फिर आगे बढ़ते हैं मीरगंज, वहाँ भी इनकी काफिला नहीं रुकती है। रुकती कहाँ है? तो मरछिया देवी चौक श्री लालू प्रसाद यादव जी की माता जी की
वह आदमकद मूर्ति, वहाँ श्री राहुल गांधी जी, श्री पप्पू यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी वहाँ पुष्प अर्पित करते हैं लोग। अब बिहार के लोग पूछ रहा है, गोपालगंज के लोग पूछ रहा है कि आप गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों की आदमकद मूर्ति को आपने देखा तक नहीं, और आप जा करके पुष्प अर्पित कहाँ करते हैं। तो मरसिया देवी समाज का कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। श्री लालू प्रसाद यादव जी की माता जी श्री मरसिया देवी जी हैं, बिल्कुल होना चाहिए सम्मान, पुष्प अर्पित होना चाहिए। लेकिन ये भी बिहार की जनता जानना चाह रहा है कि आप कब तक गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की बात करते हैं वोट के लिए, जब उनकी आदमकद मूर्ति पे अनावरण करना होता है, पुष्प अर्पित करना होता है, तो नज़रअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। यह समाज कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपकी कथनी और करनी को समाज समझ चुका है। अब आपके झांसे में बिहार की जनता, कमजोर समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, EBC OBC समाज के लोग नहीं पड़ने वाले झांसे में। मंत्री जी, आपका नाम एक बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी आगे आया था, सब कुछ एकदम सटीक बैठ रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप नहीं हैं? ये तो आपके द्वारा मुझे तो दूर तो कोई इसकी आभास नहीं होता है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं धन्य हूँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करने का। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार हो, ज्योतिबा फूले जी का विचार हो, सावित्रीबाई फूले जी का विचार हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन विचारों को ज़मीन पर उतारने का काम मेरे डिपार्टमेंट अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से किया जा रहा है। मुझे बताते हुए है खुशी हो रही है कि बिहार देश का प्रथम राज्य बन गया। राज्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, कि सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास बिहार के 38 जिले में 5 करोड़ की लागत से 1 एकड़ जमीन पर पूरे 38 जिले का लगभग 182 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पारित किया कि सभी जिला मुख्यालय में 100 सीट का अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास जो सावित्रीबाई फूले के नाम से प्रस्तावित हुआ, 2 वित्तीय वर्ष 25 और 26 में बनके तैयार हुआ। ये महापुरुषों का सपना। मंत्री जी, जहाज भी परेशान करता रहता ना। हाँ, अब बोलिए। तो ये महापुरुषों का जो सपना, ये NDA की सरकार पूरा कर रही है। तो जब NDA की सरकार पूरा कर रही है, तो आज एक गरीब परिवार में जन्मा ये जनक समाज को, महापुरुषों को सपना साकार करने में, सरकार में रह करके सरकार के योजना है जन जन तक पहुंचाने में एक अवसर मिला है। तो ये अवसर को आम आवाम भी और ख़ास करके कमज़ोर समाज के लोगों को भली भांति प्राप्त हो रहा है। तो धन्य है ये समाज के लोग, धन्य है महापुरुषों के बताए रास्ते पर ये सरकार चल रही है। मंत्री जी, जिस प्रकार से वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, इलेक्शन कमीशन पर, यात्रा हो रही है, कल समापन भी होगा उसका पटना में, क्या वास्तव में वोट चोरी हुई है? देखिए, बिहार के लोगों को, क्योंकि सर क्या है ना, राहुल जी कई बार बोल चुके हैं कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है। तो क्योंकि आप मंत्री हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, उस जाति के जो गरीब हैं, जो अनुसूचित जाति है, क्या उनका वास्तव में वोट काटा जा रहा है? श्री राहुल गांधी के विचारों से बिहार के जनता को कुछ लेना देना नहीं है। वो प्रवासी के रूप में भ्रमण कर रहे हैं बिहार में। बिहार की जनता तो ये जानना चाह रही है कि श्री राहुल जी, आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि जिनके पुत्र आपके गाड़ी की ड्राइवरी कर रहे हैं, उनके पिताजी को बरसों बरसों तक होटवार जेल में आप ही की सरकार क्यों बंद कर रखी थी? मतलब ये थोड़ा सा बताइएगा, एक्सप्लेन करके, समझ नहीं पाया मैं। वो जो गाड़ी पे वो चलते खड़े होकर के, जो चलाता है गाड़ी, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा कि उस गाड़ी एक लड़का है, युवा है। वो लड़का कभी कभी युवा मैं नहीं कहूँगा, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं, खुद को ड्राइवरी करते हैं, खुद संभाल लेते हैं। तो बिहार की जनता जानना चाहती है कि श्री तेजस्वी यादव जी, आप तो नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बन गए थे,
लेकिन आज अब ये स्तर हो गया लालू जी के पुत्र को कि राहुल जी के अब ड्राइवरी कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता। मंत्री जी, इसके पहले मैंने सुना कि भाई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस झोला लेके चल रही है आरजेडी की, और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी गाड़ी चला रहे हैं राहुल जी का। देखिए, समय समय का फेर है। श्री तेजस्वी यादव जी कभी उनको आंख दिखाते हैं और कभी राहुल गांधी जी इनको आंख दिखाते हैं। हाँ। ये स्पष्ट है। बिहार की जनता यही तो जानना चाह रही है, बिहार की जनता, कि यही श्री राहुल गांधी जी की सरकार थी दिल्ली में, और इनके सरकार में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। उन्हीं के शासन काल में तो श्री लालू प्रसाद यादव जी को जेल में बंद होना पड़ा था। ये चारा घोटाला, पशु का चारा जो खाए थे, उसमें आरोप सिद्ध हुआ था। आज फिर दोनों लोग एक होकर के ये बिहार को लूटने का एक साजिश है। एक केंद्र में बैठ करके यूपीए की सरकार 40 से 45 वर्षों तक बिहार की संपत्ति को, देश की संपत्ति को लोगों ने लूटा, और 15 साल यही कांग्रेस से अलग होकर के श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार को लूटा। अब ये दोनों लोग फिर बलगहियां करके फिर देश और प्रदेश को लूटने के चक्कर में ये लोग जोड़ी बनाए हैं। जो तारा और सितारा की जोड़ी बिहार की जनता जान रही है, ये बिहार की जनता इनकी झांसे में नहीं आएगी। ये आनंद ले रहे हैं लोग भ्रमण करके। ये अच्छी बात है, सड़कें अच्छी हो गई है, व्यवस्थाएं अच्छी हो गई है, लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी के जब माता पिता की सरकार थी ना, तब बिहार सरकार उनके हाथ में, और कहीं भी सड़कें अच्छी नहीं थी, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। आज तो सब कुछ व्यवस्था भी अच्छा मिल गया है। तो भ्रमण करने के उद्देश्य से दोनों नेता घूम रहे हैं, जनता को झांसे में लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है कि उन्हीं के ये दोनों, एक श्री राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, सोनिया गांधी जी के पुत्र हैं, और श्रीमती राबड़ी जी और श्री लालू जी के पुत्र हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये मंत्र था, कर्पूरी ठाकुर जी का मंत्र था, जयप्रकाश नारायण जी का मंत्र था, उधम सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने अपने को आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान को आहुति दिया। इसलिए नहीं दिया था कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। यह देश के वीर शहीदों ने इसलिए आहुति दिया था, लोकतांत्रिक तरीकों इसलिए मजबूत किया था, वोट के गरीबों के हाथ में, जनता के हाथ में इसलिए अधिकार दिया था कि 5 साल तक किसी को धोखा दे करके सत्ता में बना रहा जा सकता है, ज़्यादा दिन तक नहीं। आपने 15 साल तक बिहार को लूटा, और श्री राहुल गांधी जी 40 साल तक आपकी कांग्रेस की सरकार रही है राज्य में, देश में, लेकिन कहीं विकास की गाथा नहीं, विनाश ही विनाश। धरती के नीचे आपने लूटा, आसमान के ऊपर लूटा, तमाम लूट कांड का आपने फहरिस्त खड़ा कर दिया। लेकिन धन्य एक गरीब परिवार में जन्मा, अति पिछड़ा समाज का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब से सत्तासीन हुए हैं, और राज्य का नेता नीतीश कुमार जी जब से कुर्सी को संभाले हैं, यह राज्य के 14 करोड़ सभी समाज के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चलने का काम नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। उसी कड़ी में नेता नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि मेरा परिवार 1 अरब 40 करोड़ देशवासी है, लेकिन श्रीमती सोनिया जी का परिवार, उनका सुपुत्र राहुल गांधी जी है और प्रियंका गांधी जी है, उनका जान बसता है बेटा और बेटी में, और श्री लालू प्रसाद यादव जी का भी जान बसता है अपने बेटा और बेटी में। नहीं, यही गलत हो गए आप। अब लालू प्रसाद यादव जी का कैसे बसता होगा, तो निकाल थोड़ी देते तेज प्रताप को, यही चूक गए आखिरी में, हमको लग रहा है आप। ये उनका बेटा बड़े पुत्र है, और ये उनके परिवार के मामला है। बड़े पुत्र का कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ होगा, तो उस जवाब पुत्र और पिता से पुत्र ही लेगा, और जनता देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन तो बसता ही है छोटे पुत्र। नहीं, तेज प्रताप जी बड़े हैं। अब जो भी वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवार, ये कुनबा श्री लालू जी का, श्रीमती राबड़ी जी का,
परिवार से बाहर सोचने की अवसर ही आप नहीं। आप उससे अब बड़ा बता दे रहे हैं तेजस्वी जी को, जिस हिसाब से इनको कार्यभार मिला है। वो पहले के जमाने में होता था, जो बड़ा पुत्र होता था उसी को सिंहासन पे बिठाया जाता था, लेकिन इस जमाने में तो अलग हो गया है मंत्री जी। खैर, तेज प्रताप जी पे नहीं पूछेंगे सवाल। ये बताइए, सुबह सुबह आप करते क्या हैं जब उठते हैं? सो करके उठते पहला काम बताइए। मैं सबसे पहले सो करके जगता हूँ तो कुछ महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ। आँख जैसे मेरा खुलता है, सुबह महापुरुषों को मैं याद करता वो हूँ। तो मम्मी भी बताती थी कि हाथ देख लिया करो, सरस्वती माता रहती हैं सुबह सुबह। ऐसा वाला मैं होता है क्या? ये बिल्कुल मैं करता हूँ। कर आगे वसे लक्ष्मी, कर मध्यम हाँ हाँ सरस्वती, हाँ। कर मुल्ला, कर गोविंदा, चंद प्रभाता, कर दर्शनम, ये बिल्कुल करता हूँ। और सुबह यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर आम आवाम बिहार के किसी किसी ज़िले से लोग आते हैं, उनके साथ मैं बैठता हूँ, पेपर भी पढ़ लेता हूँ, चाय भी पी लेता हूँ, पिला भी देता हूँ, उनकी समस्या सुन भी लेता हूँ। ये वहाँ से नित्य है मेरा कार्यक्रम प्रारंभ। मिठाई खाते हैं आप? खाते नहीं है, खिलाते हैं। नहीं, कोई तो होगा वो पसंदीदा मिठाई, हाँ ये मिल जाए तो ये जरूर खाऊंगा। हाँ, मेरा पसंदीदा मिठाई जलेबी मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। है जलेबी? हाँ, जलेबी मेरा पसंद का मिठाई जलेबी है। जलेबी कहीं देख लेता हूँ। तो वो कैसी वाली जलेबी, एकदम वो लाल हो जाए कि? हाँ, थोड़ा सा वो कड़क होता है हाँ जलेबी, हाँ हाँ। वो मुझे ज़्यादा पसंद होता है। अच्छा मंत्री जी, थोड़ा कठिन सवाल है आपसे। आपका सबसे अच्छा नेता कौन है? लेकिन ऑप्शन है, इस पे दो ऑप्शन है। पहला अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा कांसीराम जी। इनमें से आपको एक चुनना होगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न है, और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वो समाज सुधारक, राष्ट्र सुधारक और बिल्कुल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम्म। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके फेवरेट नेता हैं? मैंने तो बताया कि एक समाज सुधारक के रूप में, संविधान के नहीं, निर्माता। मैं कांसीराम जी बोला हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी या कांसीराम जी, ऑप्शन में दो ही है। तो मैंने बताया, कभी प्रधानमंत्री मानवर कांसीराम साहब नहीं रहे, वो समाज सुधारक रहे। हाँ। और उन्होंने ही यह अंधकार से प्रकाश की तरफ मुझे लाने का प्रेरित किया, प्रेरणा दिया, और उनके प्रयासरत ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कहीं ना कहीं मानवर कांसीराम साहब एक राजनीतिक गुरु मेरा निश्चित है। अच्छा, ठीक है। ये भी थोड़ा कठिन ही है कि बिहार में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं को कब मुख्यमंत्री बनाएगी? बीजेपी कब तक गठबंधन गठबंधन चलेगा? क्योंकि बिहार की जनता दल में नहीं पड़ती है। बिहार की जनता एनडीए सरकार को चुनती है, और एनडीए सरकार के एक स्वच्छ वातावरण देने वाले, सुशासन कायम करने वाले, रोजगार के नाम से जाने जाने वाले नेता नीतीश कुमार जी हैं। और नेता नीतीश कुमार जी जब हैं तो राज्य की जनता काफ़ी प्रसन्न है। इसमें दल की कोई बात नहीं है, एनडीए है, और एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं। अभी भी अजान से दिक्कत होती है आपको? एक बार तो आप बोले लाउड स्पीकर से हमको दिक्कत होती है, बंद कराना चाहिए। अब मुझे तो सभी धर्मों से उतना ही प्यार मोहब्बत तो है। बोले काहे से? नहीं, ऐसा कभी हमने नहीं बोला, ऐसा हमने कभी नहीं बोला है। इसको मैं ज़्यादा नहीं करेंगे चर्चा, लेकिन मंत्री जी क्या एक चीज और हमें याद आ रहा है, आपने नीतीश सरकार पे भी सवाल उठाया था कि भाई कन्वर्जन हो रहे हैं गोपालगंज में, 2021 का बात है, नहीं, खबर आया तो था। आज भी ये बात है कि देश में अगर जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, बिहार प्रदेश की जनसंख्या अगर 14 करोड़ है, तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैनिस्ट है, सभी जो नेता नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं अपने संबोधन में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसमें कोई जाति छूटती ही नहीं है, कोई धर्म छूटता ही नहीं है। हम सबको एक साथ ले करके देश को सशक्त
करने में वो एनडीए की सरकार, यहाँ के नेता नीतीश कुमार जी हैं और देश का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सभी समाज को सत धर्म स्वभाव को लेकर के पार्टियां चल रही है, उसमें कहीं किसी को कष्ट, दिक्कत, परेशानी नहीं है। एनडीए पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी पे क्या सोचते हैं आप? भीम आर्मी बनाए और बेबाकी से बात भी करते हैं, अपने जो समाज है उसकी सपोर्ट भी करते हैं। कई ऐसे खबरें भी उनके सामने आई। अभी इलाहाबाद के पास कोई घटना हो गया था, उसके बाद होती रहती उनके साथ से, क्योंकि बेबाकी से वो पेश आते हैं लोगों के सामने। उनके बारे में क्या सोचते हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई वो मायावती जी की कुर्सी लेना चाहते हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ये स्पष्ट आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा जो समाज होता है ना, उस समाज को बहुत दिनों तक गुमराह करके राजनीति किया जा सकता है, लेकिन वो जो समाज को टारगेट करते हैं, जिस जाति को टारगेट करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जाति है। वह जाति को बहुत दिन तक मूर्ख बना करके नेता आप नहीं बने रह सकते हैं। वह समाज पढ़ा लिखा समाज है, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मानता भी है, उसके लिए लड़ता भी है। बाबा साहब के लिए जान लोग दे सकता है, तो फिर वो समाज को कोई भी नेता ज़्यादा दिन तक धोखे में डाल करके वो एक बार हो, दो बार हो, एमपी एमएलए बन सकते हैं, समाज को धोखा दे करके नेता नहीं बन सकते हैं। एमपी एमएलए बनना अलग बात है। तो मतलब साफ तौर पे आपका ये कहना है कि अब की बार चंद्रशेखर जी पटखनी खाने वाले हैं? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं समाज ये बहुत बड़ा विकराल समाज तो धोखे में कब तक रहेगा? ये तो यही कहा ना, समाज ये प्रबुद्ध समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आइडियोलॉजी को लेके चलता है। यह देश में बाबा साहब अंबेडकर जी संघर्ष करके इतने बड़े व्यवस्था को खड़ा किया है। कांशीराम साहब ने व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया है, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने व्यवस्था को बदलने का काम किया है। लेकिन चंद चालाक कुछ लोग आकर के और उड़ती हुई व्यवस्था में, चलती हुई व्यवस्था में ये समाज को धोखे में डाल करके, गुमराह करके, वो चाहे कि हम सत्ता परिवर्तन कर दें, जनता उनको परिवर्तन कर देगी। ये सत्ता सही जगह पे है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का यही इशारा था कि एक गरीब का बेटा जब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वो राज्य का विकास नहीं हो सकता है, देश का विकास नहीं हो सकता है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी आत्मा कहीं होगी, उन्होंने ये व्यवस्था को दिया था कि एक गरीबनी का बेटा नरेंद्र मोदी जी इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए आज उस कुर्सी पर बैठ करके 1 अरब 40 करोड़ लोगों को उन्होंने सेवा दे रहे हैं। इससे धन्य है महापुरुष, धन्य है देश के शहीद और धन्य है देश की और प्रदेश की जनता। ठीक है। गाना कौन सा सुनते हैं खाली समय में? हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी? मैं भोजपुरी थोड़ा पसंद करता हूँ। हाँ। और भोजपुरी गाना कुछ तो कौन सा वाला आ जाता है, बहुत ऐसे गाना है, मैं वो चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चलते 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 कुछ भोजपुरी तो पवन सिंह का गाना अच्छा लगता है कि ये सब दिनेश लाल यादव या केसरी या मनोज तिवारी का? नहीं, मनोज तिवारी का गाना जो आता है, उन्होंने राष्ट्रवाद पर जो गाना गाते हैं, हाँ, वो मुझे काफ़ी भाता है, मैं पसंद करता हूँ। गाड़ी में भी चलता हूँ तो मनोज तिवारी जी के जो गाना राष्ट्र के ऊपर, राज्य के ऊपर अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, उसको मैं सुनता हूँ। वो अंदर से काफ़ी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। हाँ बिल्कुल। मूवी कौन सी देखे हैं अभी? आखिरी मूवी कौन सी देखी आपने? मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन में काम करने के अलावा मूवी देखने का मुझे समय ही नहीं। नहीं, थोड़ा होता है, पर्सनल लाइफ होती है तो काफ़ी। मैं तो सुबह से लेके और 10 बजे रात तक और समाज के कामों में ही जीवन व्यतीत रहता है, तो मूवी देखने के अवसर मुझे नहीं मिलता। ठीक है। अगर आपको इन सभी कामों से एक दिन के लिए छुट्टी दे दी है, मंत्री जी, आप आज एक आम पुरुष हैं और घूमिए जहाँ घूमना हो, आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे?
तो सबसे पहले मैं माता पिता के पास जाता हूँ, उनको चरण स्पर्श करता हूँ और बेटा बेटी को साथ लेकर के और कहीं घूमने चला जाता हूँ। ये कहीं मेरा- वही पूछ रहे हैं, हाँ, कहीं वही नालंदा चला जाता हूँ, राजगीर चला जाता हूँ, बोध गया चला जाता हूँ, हाँ। वाल्मीकि नगर चला जाता हूँ। ये हमारा बिहार के देश का सबसे रमणीक जगह है और वह अपने बिहार को हम अपने स्थल पे जाता हूँ, नमन करता हूँ। वैशाली चला जाता हूँ, जी। राजगीर चला जाता हूँ। ठीक है, आपका अभी तक का सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा है? क्या आप घूमने गए यार, ये जगह मैंने आज तक नहीं देखी, इस प्रकार से वाली फीलिंग आ जाए अंदर से? देखिए बिहार के हर जिला में कुछ ऐसी विरासतें अब छुपी पटना हुई में ही बताइए आप। हैं। पटना में तो मैं लाल घर देख करके मैं अचंभा हो गए आप। बिल्कुल, वो क्या सोच रही होगी, हाँ। जनता की भोजन की व्यवस्था कैसे हो, सालों साल की व्यवस्था करने के लिए वो लाल घर बना करके राशन को व्यवस्थित करना, ये कहीं ना कहीं दिल छू जाता है। ठीक है मंत्री जी, आप हमको बहुत समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेबाक से अपनी बात रखें, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, और विचार आपके हमें बहुत अच्छे लगे। पर्सनली आपको मैं बताऊं, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और दर्शक के ऊपर फिर छोड़ दें कि बताइए, आप अब आखिरी बोल ही दीजिए, आपके मन में कुछ है, बताइए, कहिए। बिल्कुल, आपको जैसे बात करने में मुझे भी काफ़ी भाया है, अच्छा लगा है और आपके चैनल के माध्यम से बिहार और देश के जो भी दर्शक हैं उनको अपने तरफ से, एनडीए की तरफ से नमस्कार भी करता हूं। आपसे अपील भी करता हूं कि यह राज्य और देश आपका है। जिस तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित होकर के आप सबको नमस्कार किया, यह देश आपका है और आप देश के वासी हैं। देश मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इन्हीं बातों के साथ सबको नमस्कार। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते एक संदेश भी देते हैं कि आप कहीं भी हों, बिहार का चुनाव है, लोकतंत्र का एक पर्व है, भाग लीजिए, मत करिए, यानी वोट दीजिए और एक सशक्त रूप से एक सरकार बनाइए जो आपके विकास कार्यों में आगे बढ़े, समर्थन करे आपको और एक अच्छा बिहार का रूप स्वरूप दे। तब तक के लिए आप बने रहें नवभारत के साथ। और हाँ, मंत्री जी वाले वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताएंगे कैसा लगा। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।